भारत पूरी दुनिया में इकलौती ऐसी जगह है जहाँ पे मालिक सस्ते में बेच रहा है और ग्राहक महंगे में खरीद रहे हैं, और जिसकी ना जमीन है और ना ही अनाज है, जो बिचौलिया है वो सबसे ज़्यादा मुनाफा कमा रहा है। जितनी भी सरकारें आई हैं सभी ने एक ही बात बोली है कि पहले किसान कच्चे में रहता था, हमने पक्का कर दिया। पहले वो चूल्हा जलाते थे, हमने गैस जला दी। जबकि असल बात यह है कि पक्के मकान में वही रह रहा है जिनके बच्चे खेती छोड़कर बाहर काम करने गए हैं। किसान इनके घोषणा पत्र में रहता है, किसान इनके भाषणों में रहता है, किसान कभी भी इनके असली कार्यसूची में नहीं रहता। 58% जनसंख्या सीधे कृषि पर आधारित है, और जब इतना बड़ा वोट बैंक शामिल होता है किसी चीज में तो वहां से शुरू होती है राजनीति। नमस्कार दोस्तों, आप एक किसान हो और आपने पूरे साल भर मेहनत करके एक फसल उगाई है। अब उस फसल को आप बेचना चाहते हैं तो जो हमारा वर्तमान सिस्टम है तो उसमें हम अपनी फसल को केवल 3 तरीके से बेच सकते हैं। पहला लोकल बाजार में, दूसरा एपीएमसी मंडी में, तीसरा एमएसपी पर। पहला है लोकल बाजार। इसमें किसान अपने जान पहचान के साहूकार या किसी दुकान पे या किसी लोकल बाजार में अपनी व्यक्तिगत क्षमता के हिसाब से बेच सकता है। अब 30 से 40 किलो की बात हो तब तो वह किसान यहाँ पे बेच सकता है, लेकिन जब कुंटलों में अनाज होता है तो उसके लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है, जैसे कोल्ड स्टोर, वेयर हाउस, इन सब में बहुत ज्यादा पैसा लगता है। सरकार ने एक सेकंड ऑप्शन दिया है एपीएमसी मंडी का, जो कि राज्य सरकार चलाती है। इसमें कोल्ड स्टोर, वेयर हाउसेस, इन सब चीजों की देखभाल वो लोग करते हैं। किसान को तो सिर्फ ट्रांसपोर्ट पे पैसा लगाकर सिर्फ वहां तक जाना है और अपना सामान बेच देना है। अब अनाज लेकर किसान मंडी पहुंचता है तो वहां पे कमीशन एजेंट होता है जिनका काम होता है लोडिंग, अनलोडिंग, नीलामी के लिए पूरी प्रक्रिया देखना। एक तरह से किसानों के प्रतिनिधि के रूप में काम करते हैं। फिर वहां पे एक नीलाम करता होता है जो पूरी नीलामी प्रक्रिया कराता है। फिर अलग अलग नीलाम करता आते हैं, जो नीलाम करता सबसे ज्यादा पैसा देता है किसानों को, और तब किसान उसको अपनी फसल बेच देते हैं। अगर आपको एपीएमसी मंडी को सही तरीके से समझना है तो जिस तरीके से अमेजन और फ्लिपकार्ट काम करते हैं ठीक उसी तरीके से एपीएमसी मंडी भी काम करती है। जैसे फ्लिपकार्ट और अमेजन खरीदकर्ता और बिक्रीकर्ता को मिलाते हैं और अपना कमीशन ले लेते हैं, ठीक उसी तरीके से एपीएमसी मंडी भी काम करती है। बस एक चीज का फर्क है, एपीएमसी मंडी में ट्रांसपेरेंसी नहीं रहती, बाकी अमेजन और फ्लिपकार्ट में पूरी तरह से ट्रांसपेरेंसी रहती है। अगर आज एपीएमसी मंडी ईमानदार होती तो जो हाल आज किसानों का है वो हाल होता नहीं। तो अब एपीएमसी मंडी में दिक्कतें कहाँ आती हैं? तो इसमें सबसे बड़ी दिक्कत आती है जो मंडी के अंदर बोली हो रही होती है तो उसके अंदर नीलामी करता पहले से ही साठगांठ कर लेते हैं। अब इस साल का जो आईपीएल था उसमें ईशान किशन का बेस प्राइस 2 करोड़ रुपए था। हैदराबाद और मुंबई ने बहुत ही चरम लेवल पर बोली लगाई जिसमें वो 15 करोड़ से ऊपर के जाके बिके थे। अगर हैदराबाद और मुंबई पहले से ही साठगांठ कर लेते तो खिलाड़ी को यह रेट मिल पाता। सेम यही स्थिति हो रही है किसानों के साथ। इसमें दूसरी सबसे बड़ी दिक्कत आती है कि मंडी एजेंट को 6% कमीशन मिलता है पूरी डील कराने में। हर राज्य में कमीशन अलग अलग होता है, लेकिन अगर हम 6% का उदाहरण लें तो मान लो अगर 100 रुपए का आलू बिका है तो उसमें 94 रुपए किसान को मिलने चाहिए और 6 रुपए कमीशन एजेंट को मिलने चाहिए। लेकिन होता यह है कि एजेंट किसान से खुद ही खरीद लेता है 100 रुपए में और 180 रुपए में आगे बेच देता है। वास्तव में तो किसान को 169.2 रुपए मिलने चाहिए और एजेंट को 10.8 रुपए मिलने चाहिए। लेकिन होता यह है कि 96 रुपए मिलता है किसानों को और 86 रुपए कमाता है एजेंट खुद। पहला विकल्प था लोकल बाजार, दूसरा विकल्प था एपीएमसी मंडी। जब एपीएमसी मंडी में धांधली होने लगी तो तीसरा विकल्प सरकार लेके आई एमएसपी, न्यूनतम समर्थन मूल्य। सरकार ने एमएसपी लाकर यह कर दिया कि जो भी सरकार की एमएसपी का रेट होगा उससे कम में फसल नहीं बिकेगी। अगर बाजार में आपको एमएसपी से कम रेट मिल रहा है तो आप सीधे सरकार के पास जाइए और अपनी फसल एमएसपी रेट पर जाकर बेच दीजिएगा। अगर मैं गेहूं की इस समय की कीमत लूं तो वो 2000 से 2200 रुपए पर कुंटल है। अगर आपको अपना गेहूं बेचना है तो आप सीधे सरकार के पास जाइए, वहां पे एमएसपी मूल्य पर बेच दीजिएगा। लेकिन एमएसपी भी हर फसल के लिए नहीं है, 23 आवश्यक फसलों के लिए है। 23 फसलों पर ही एमएसपी लागू होता है, बाकी की फसलों पर लागू नहीं होता है। एमएसपी के आने से भी किसानों की परेशानी हल नहीं हुई। जो भी रेट एमएसपी का सरकार रखती थी लोगों ने उससे ज्यादा रेट देना ही बंद कर दिया। नीलामी प्रक्रिया में भी बोली जो एमएसपी का रेट होता था उसके आसपास ही लगती थी। यहाँ तक कि लोकल साहूकार भी यही कह रहे थे कि आपको बेचना एमएसपी पे ही है जाके, तो इतना ट्रांसपोर्ट पर पैसा जो आप लगा रहे हैं इससे अच्छा तो आप यहीं बेच दीजिएगा। कुल मिलाकर जो न्यूनतम समर्थन मूल्य था वो अधिकतम समर्थन मूल्य बनकर रह गया। इसमें एक परेशानी और आती है कि एमएसपी पूरे भारत में समान रहता है, लेकिन खेती की कीमतें जो होती हैं वो हर राज्य में अलग अलग होती हैं। इतनी सारी परेशानी के बाद भी जब किसान एमएसपी पे बेचने को निकलता है तो वहां पे भी कालाबाजारी आ गई। एमएसपी की जितनी भी प्रक्रिया और प्रबंधन है वो सब कुछ एफसीआई देखती है। जब किसान अपनी फसल को लेकर वहां पहुंचता है तो उससे कोई ना कोई बहाना बनाकर उससे चक्कर लगवाए जाते हैं। अब किसान की जो फसल है उसका रेट हर दिन कम होता है,
फसल खराब होने का भी डर रहता है, और जो उसने बैंक से जो कर्ज लिया है उसका ब्याज हर दिन बढ़ता है, तो किसान ज़्यादा समय इंतजार नहीं कर सकता, फिर बाजार में उसे जो रेट मिलता है उस पर जाकर बेच देता है। फिर वही अधिकारी उसी बाजार में कम रेट पर खरीदता है, और जो सरकार का रजिस्टर होता है उसमें एमएसपी का रेट चढ़ा देता है। एमएसपी बोझ बन चुका है सरकार के ऊपर। सरकार खुद भी कई बार बोल चुकी है, सरकार अनाज एमएसपी के रेट पर खरीदती है और कम दामों पर राशन कार्ड पे उसे को देना पड़ता है। अगर मैं आपसे वर्तमान स्थिति की बात करूं तो 21 रुपये 50 पैसे प्रति किलो गेहूं खरीदना होता है और 2 रुपये प्रति किलो के हिसाब से राशन कार्ड पर देना पड़ता है। और जो इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से सरकार का नुकसान होता है हर साल, वो अलग से है। 90,000 करोड़ का नुकसान हुआ था अनाज खराब होने की वजह से, क्योंकि सही तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है हमारे पास। ये तो हो गई वर्तमान स्थिति किसानों की। तो अब जो 3 बिल लाए गए थे जिसका किसानों ने विरोध किया था, अब मैं उसके बारे में बताता हूँ। जून 2020 में सरकार इस बिल को विधेयक के रूप में लेकर आई। जब स्थिति साधारण ना हो और संसद शुरू ना हो रहा हो, तब भारत के राष्ट्रपति के पास शक्ति होती है, वो इस तरीके के विधेयक ला सकते हैं। तो अब पहला बिल था द फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स। इसमें आप एपीएमसी मंडी के बाहर भी बेच सकते हो। जो छोटा किसान है वो छोटे स्तर पर खेती करता है, वो अभी भी एपीएमसी मंडी के बाहर ही बेचता है। लेकिन अगर आप बड़े स्तर पर खेती करते हो तो आप चाहते हो कि सरकारी एमएसपी से फसल सुरक्षित रहे, तो आपको एपीएमसी मंडी के अंदर ही जाकर बेचना होगा। 7,000 एपीएमसी मंडी हर क्षेत्र के हिसाब से बटी हुई हैं और हर किसान को अपने क्षेत्र की एपीएमसी मंडी में ही जाकर बेचना होगा। मान लो एक किसान अपने जिले के बॉर्डर पर रह रहा है, दूसरे जिले की एपीएमसी मंडी उसके पास है, लेकिन फिर भी उसके बाद भी उसको अपने क्षेत्र की एपीएमसी मंडी में आना होगा फसल बेचनी है। तो इस पहले बिल के आने से अब किसान एपीएमसी मंडी के बाहर भी बेच सकता है किसी भी प्राइवेट कंपनी को, और जो भी खरीद और बिक्री होगी उस पर राज्य सरकार टैक्स नहीं लेगी। जब किसान इतनी दूर से ट्रांसपोर्ट में पैसा लगाकर एपीएमसी मंडी पहुंचता है और वहां पर एपीएमसी मंडी वालों को भी पता है कि वो यहाँ के अलावा कहीं बेच नहीं सकता, तो ऐसे केस में मोनोपोली हो जाती है। किसान की जो मोल भाव की शक्ति है वो खत्म हो जाती है। आप कभी भी कमजोर तरफ बैठकर मोल भाव नहीं कर सकते। सब कुछ आप देखोगे तो इस बिल से बड़े स्तर पर खेती करने वालों को, किसानों को ही फर्क पड़ेगा, और जो छोटे स्तर पर खेती करने वाले किसान हैं वो पहले ही मंडी के बाहर बेच रहे हैं, क्योंकि उनका अनाज इतना नहीं होता कि वो ट्रांसपोर्ट पे पैसा लगाकर दूसरे राज्य में जाकर बेचे। अगर ये बिल इतना अच्छा होता तो किसानों ने इसका विरोध क्यों किया? तो अब सारी बात आ जाती है सरकार के इरादों पर। किसानों को यह लग रहा था कि निजी खिलाड़ियों को इसमें शामिल करके जो एमएसपी का बोझ है उससे छुटकारा पाना चाहती है सरकार। दूसरी दिक्कत यह भी थी कि जब निजी खिलाड़ी इसमें शामिल होंगे तो एपीएमसी मंडी को नुकसान होगा, और कोई भी मंडी नुकसान में रन नहीं करेगी। ये भी मान रहे थे कुछ लोग कि जब 3-4 साल में प्राइवेट कंपनी बहुत अच्छा रेट देंगी, जब एपीएमसी मंडी खत्म हो जाएगी तब कंपनी अपनी मनमानी करेंगी। जैसे बीएसएनएल के समांतर में एयरटेल और आइडिया आए थे, तब लोगों को लग रहा था कि हमें एक बहुत अच्छा विकल्प बन गया है। जब बीएसएनएल खत्म हो गया तब एयरटेल और आइडिया ने मनचाहे पैसे लिए थे, और यही सेम चीज जियो ने एयरटेल और आइडिया के साथ करी। शुरू में इंटरनेट फ्री दिया और बाद में इसका चार्ज लिया, और आज की डेट में एयरटेल और आइडिया दोनों ही लॉस में हैं। सरकारी स्कूल के समांतर में जब प्राइवेट स्कूल आए थे तो सेम चीज़ हुई थी, और आज जब कोई सरकारी स्कूल में जाना नहीं चाहता तो प्राइवेट स्कूल अपनी मनमानी कर रहे हैं। दूसरा बिल था द फार्मर एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट। जैसे ही नाम में ही उल्लेख है, एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट, इससे साफ साफ पता चल रहा है कि किसानों और प्राइवेट कंपनियों के बीच एक वैध समझौता होगा। खेती के अंदर जब उत्पादन ज़्यादा होता है तो कीमत कम होती है, और जब उत्पादन कम होता है तो कीमत ज़्यादा होती है। अब किसान कोई विश्लेषक तो है नहीं कि ये सारी चीज़ों की पहले ही भविष्यवाणी कर सके, तो उसको कभी कभी काफ़ी नुकसान भी उठाना होता है। इस बिल के आने के बाद अगर किसान इन सब चीज़ों से बचना चाहता है तो वह एक वैध अनुबंध साइन कर सकता है किसी भी प्राइवेट कंपनी से, जिसमें पहले से ही रेट दिया गया होगा। इसमें प्राइवेट कंपनियां किसानों को बताएंगे कि कौन सी फसल चाहिए और भूमि की तैयारी कराएंगे, जैसे खाद, कीटनाशक दवाएं, इन सारी चीज़ों में वो मदद करेंगे। इसमें दिक्कत ये आ सकती है कि फसल पूरी होने से पहले ही कंपनी लॉस में आके खत्म हो गई या दिवालिया हो गई, उस केस में किसान का क्या होगा? या जैसी फसल कंपनी चाहती है अगर वैसा उत्पादन ना हुआ तो उस केस में किसान का क्या होगा? देखिए, यह एक वैध समझौता है, और वैध कॉन्ट्रैक्ट में हमेशा विवाद होते हैं, और कोर्ट के अंदर एक किसान का इतने बड़े बिजनेसमैन के सामने खड़ा होना बहुत ही मुश्किल है। अगर एक 6 या 7 हज़ार के वकील को आप राम जेठमलानी के सामने लाके खड़ा कर दोगे तो सही व गलत चीज़ों का कोई फर्क नहीं रह जाता। इसमें दूसरी दिक्कत ये भी है कि कंपनी शुरू के 3-4 साल तो कंपनी अच्छे रेट पे कॉन्ट्रैक्ट देंगी, और जब एक बार एपीएमसी का विकल्प खत्म हो जाएगा तो फिर कंपनी की अपनी मनमानी चलेगी। तो किसान ये चाह रहे थे कि इसके अंदर एमएसपी भी जुड़ जाए, लेकिन अगर सरकार को इसके अंदर एमएसपी जोड़ेगी तो सरकार घूम फिर के वहीं खड़ी हो जाएगी, जिससे वो
बचना चाहती है। तो तीसरा और अंतिम बिल था द एसेंशियल कमोडिटीज बिल। तो अब ये कोई नया बिल नहीं है, ये बिल 1955 में भी आया था। इस बार इसमें कुछ बदलाव किए गए हैं। तो पहली चीज़ तो ये कि ये बिल आया ही क्यों, इसकी ज़रूरत क्यों है। तो इस बिल को लाया गया था जमाखोरी रोकने के लिए, यानी कि कालाबाजारी रोकने के लिए। ये बिल कहता है कि जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं उनको आप जमा नहीं कर सकते। तो अब ज़रूरत की चीज़ें क्या क्या हैं, इसकी कोई वैध परिभाषा नहीं है। एक लिस्ट है जिसमें से सरकार जोड़ती व निकालती रहती है। जैसे कि मार्च 2020 में हैंड सैनिटाइजर और मास्क को जोड़ दिया गया था इस लिस्ट में, और फिर 1 जुलाई 2020 को इस लिस्ट से इनको हटा दिया गया था। जैसे ही इस लिस्ट के अंदर कोई भी प्रोडक्ट आता है तब सारा उत्पादन, आपूर्ति, वितरण सरकार करने लगती है। जब मांग बढ़ती है तो कीमत भी बढ़ती है। अगर आज की डेट में मार्केट से अगर कोई सारे आलू उठाकर स्टोर कर ले तो अचानक से आलू की कीमत बढ़ जाएगी, फिर अपने मन मुताबिक बेच सकता है जैसा वो चाहे। तो ऐसे केस में सरकार आएगी और आलू को उठाकर अति आवश्यक लिस्ट में जोड़ देगी। जैसे ही आलू अति आवश्यक लिस्ट में जुड़ेगा वैसे ही सरकार का नियंत्रण आ जाएगा आलू के ऊपर, और जो भी इसको स्टोर करेगा उसको जेल होगी। सरकार ने इस नए बिल में क्या क्या किया है कि अनाज, प्याज, आलू, दाल, तेल, ये सारी चीज़ें अति आवश्यक लिस्ट से बाहर कर दी हैं, और कहा है कि इनको द्वारा तभी डालेंगे लिस्ट में जब कोई युद्ध जैसी स्थिति हो या कोई प्राकृतिक आपदा आती है या अचानक से कीमतें बढ़ जाती हैं। सरकार का कहना है कि इन सारी चीज़ों से किसानों को सही कीमतें मिलेंगी। अगर आप देखोगे कि जिस दिन से अति आवश्यक सूची में से ये सारी चीज़ें हटाई गई हैं उस दिन से इन सारी चीज़ों के रेट भी बढ़ गए हैं। लेकिन परेशानी ये आ रही है कि किसानों के पास इतना पैसा नहीं है कि वो थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाकर रखें, कोल्ड स्टोर बनाएं। इन सबको स्टोर करने के लिए इसका असली मजा तो वो बड़े बड़े बिजनेसमैन ही उठाएंगे, इन सारी चीज़ों को स्टोर करके और कृत्रिम मांग सृजन करके। तो ऐसा क्या कारण है कि पंजाब और हरियाणा में ये विरोध सबसे ज़्यादा हुए। तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि इन दोनों राज्यों की जो अर्थव्यवस्था है वो कृषि पर आधारित है। दूसरी चीज़, केंद्र सरकार हर साल गेहूं और चावल को थोक में खरीदती है। हरियाणा 60% से ज़्यादा उत्पादन करता है बासमती चावल का, और पंजाब पूरे भारत की तुलना में 2/3 से ज़्यादा गेहूं का उत्पादन करता है। जब केंद्र सरकार थोक में गेहूं और चावल खरीदती है तो राज्य को 8.5% टैक्स देती है, जिसमें से 2.5% टैक्स एपीएमसी मंडी को जाता है और 6% सीधे राज्य सरकार के पास जाता है। अगर मैं सिर्फ पंजाब की बात करूं तो 2019 में 3600 करोड़ रुपए मिले थे सिर्फ इसी टैक्स से, जो कि राज्य सरकार इस पैसे का प्रयोग करती है फ्री बिजली देकर किसानों को इलेक्शन के समय पर। तो इस बिल के आने से वो सब सारी चीज़ें बंद हो जाएंगी। ऐसा नहीं था कि सरकार को पता नहीं था कि कौन कौन से राज्य में विरोध होगा या किस स्तर का विरोध होगा या कौन कौन पार्टी छोड़ सकता है। सरकार को बहुत अच्छे से पता था, इसीलिए ये बिल जून में कोविड के समय पर लाए गए थे। परेशानी ये है कि हर एक पार्टी को पता है कि कृषि सेक्टर है जो जीडीपी को 15% सहयोग देता है, लेकिन अगर आधुनिक अर्थव्यवस्था की बात करें तो कृषि सेक्टर को हमेशा दूसरे स्तर पर ही रखते हैं ये लोग। लेकिन उसके साथ साथ एक परेशानी ये भी रहती है कि 45% जनसंख्या भारत की सीधे तौर पर कृषि पर आधारित है, 50% इनडायरेक्ट निर्भर करती है, यानी कि कोई ट्रैक्टर का उत्पादन कर रहा है, कोई कीटनाशक दवाएं बना रहा है, यानी 58% लोग सीधे तौर पर कृषि पर आधारित हैं। जब इतना बड़ा वोट बैंक शामिल होता है किसी चीज में तो वहां से शुरू होती है राजनीति। आप ध्यान करोगे कि किसान इनके घोषणा पत्र में रहता है, किसान इनके भाषणों में रहता है, लेकिन किसान कभी भी इनके असली कार्यसूची में नहीं रहता। जब से देश आज़ाद हुआ है और जितनी भी सरकारें आई हैं सभी ने एक ही बात बोली है कि पहले किसान कच्चे में रहता था, हमने पक्का कर दिया। पहले वो चूल्हा जलाता था, हमने गैस जला दी। जबकि असल बात यह है कि पक्के मकान में वही रह रहा है जिनके बच्चे खेती छोड़कर बाहर काम करने गए हैं। जो परिवार आज भी खेती में लगा है वो कच्चे मकान में रह रहे हैं आज भी। सबसे ज़्यादा किसान के बच्चे फौज में जाते हैं। एक लग्जरी कार खरीदने जाओगे तो आपको 7.5% से ब्याज देना होता है। वहीं एक किसान ट्रैक्टर लेने जाता है, अगर उसको लोन कराना है तो 17% तक का ब्याज देना होता है। भारत के अंदर औसत भूमि जोत 1.1 हेक्टेयर की है। अगर मैं 1 हेक्टेयर की बात करूं तो उसमें 27 कुंटल गेहूँ निकलता है, वो भी 6 माह तक खून पसीना बहाने के बाद। जो वर्तमान रेट है वो 2015 रुपये पर कुंटल है, जो सरकार ने एमएसपी पर डिसाइड कर रखा है। उस हिसाब से एक किसान की 6 माह की इनकम हुई 54,405 रुपये और 1 माह की इनकम हुई 9,067 रुपये 50 पैसे और एक दिन की इनकम हुई 302 रुपये 25 पैसे। और ये एक आदमी की इनकम नहीं है, क्योंकि पूरा परिवार उसमें लगता है तो ये पूरे परिवार की इनकम है। इससे ज़्यादा पैसा अगर एक इंसान किसी रेलवे के जंक्शन पे जाए और सिर्फ 5 ट्रेनों के अंदर चढ़ जाए और वो मांगना चालू कर दे तो इससे ज़्यादा पैसा कमा लेगा वो। जब से देश आज़ाद हुआ है तब से एक किसान की इनकम 19% बढ़ी है। मतलब आज़ादी के टाइम पर वो 100 रुपये कमाते थे, वही आज की डेट में 119 रुपये कमा रहे हैं। वहीं एक एमपी की सैलरी 280% बढ़ी है
और अगर एक एक्स एमएलए एक एक्स एमपी बनता है तो वो दो बार पेंशन उठाता है। एक एमपी का अगर आप वेतन विच्छेद देखोगे तो पूरे साल में जो कीमत लगती है वो 40 लाख रुपए लगती है। मैं इन हैंड की बात नहीं कर रहा हूँ, जो कीमत लगती है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। और जिस रेट दर पर इनको कैंटीन में जो सामान मिलता है वो पूरे भारत के अंदर उस रेट दर पे आपको सामान कहीं नहीं मिलेगा, जबकि उस रेट दर की असली जरूरत एक किसान को होती है, न कि करोड़पतियों को। वर्तमान एमएसपी अगर आप मक्के की चेक करोगे तो 1870 रुपये पर क्विंटल है, और वहीं आप केजी में बात की जाए तो 18.70 पैसे पर केजी है। और आप बाजार में जाके रेट चेक करोगे तो 480 रुपये पर केजी, और थोड़ा सा आप अगर और स्वादिष्ट में जाओगे तो 700 रुपये पर केजी है। तो ये जो अंतर है उससे आप आइडिया लगा सकते हो कि बीच में कितना बड़ा मुनाफा छुपाया जा रहा है। भारत पूरी दुनिया में इकलौती ऐसी जगह है जहाँ पे मालिक सस्ते में बेच रहा है और ग्राहक महंगे में खरीद रहे हैं, और जिसकी ना जमीन है ना ही अनाज है, जो बिचौलिया है वो सबसे ज़्यादा मुनाफा कमा रहा है। और रही बात कि संसद में ये बिल सही तरीके से पास हुए थे या नहीं हुए थे, अब इन सब चीज़ों में पढ़ के कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये सारी पार्टियां मिलकर सब एक्टिंग कर रही हैं मदद करने की। वास्तव में कोई मदद करना नहीं चाहता। 2019 में अगर आप विरोधी दल का घोषणा पत्र देखोगे तो उसमें पैराग्राफ 7 में और उपखंड 11 में वो लोग यही बिल लाने की बात कर रहे हैं। वास्तव में 2012 में विरोधी दल ने कुछ छोटे स्तर पर कॉन्ट्रैक्ट पर खेती कराई थी, और आज की डेट में वो कह रहे हैं कि लोकतंत्र की हत्या होगी। 2001 में नवंबर के महीने में अमृतसर के अंदर जो हमारी रूलिंग सरकार है वो एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट का खुद ही विरोध कर रही थी। ऐसा नहीं कि और लीडरशिप कर रही थी, जो करंट में लीडरशिप है वही कर रही थी, और आज की डेट में गेम चेंजर हो गई है। किसानों की स्थिति सही करने के लिए बहुत बड़ी रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है, एक छोटा सा ढांचा चाहिए। एक किसान जो कि भूमि का मालिक है, जिसकी फसल है, उसको सबसे ज़्यादा लाभ हो। बस जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है हमारी सरकार ने बहुत बड़े बड़े निर्णय लिए हैं। 370 हटा दिया, रातों रात 1500 के नोट बंद हो गए। इन सब निर्णयों के आगे ये सब बहुत छोटी सी चीज़ है, लेकिन ये संभव तभी होगा जब सरकार चाहेगी। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार दोस्तों।